आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 8 अप्रैल 2023 को हुआ है, उसके लॉजिकल इन रीजनिंग और मैथ के कुछ सवालों को हल करेंगे। कुछ ऐसे सवाल जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम कर रहे थे, कुछ सिर्फ उन्हीं सवाल को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं उन सवालों को और एक एक करके उन सवालों का हल निकालते हैं। अब हम लोग रीजनिंग का जो 45 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें एक पैटर्न दिया गया है। 84 और 30 का मल्टीप्लिकेशन 8 है, 37 और 13 का 6 है। इसी तरह से पैटर्न दिया गया, पूछा गया 56 और 22 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, इससे यहाँ से एक पैटर्न दिखेगा। 84 और 13 का मल्टीप्लिकेशन 8 दिया गया है। अगर इन दोनों को सम करें तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। इन दोनों का सम करें तो 3 और 1 4। इन दोनों को माइनस कर दें तो 8 आ गया। मतलब इन दोनों डिजिट को सम कर देना है, इन दोनों डिजिट को सम कर देना है और इनके सम को इस वाले में घटा देना है। जैसे अगला नंबर देख लेते हैं, 37 और 13 का मल्टीप्लिकेशन दिया गया था 6। तो इन दोनों को पहले सम कर दें तो 7 और 3 कितना आ जाएगा 10। मल्टीप्लिकेशन की जगह माइनस साइन रख देना है, 3 और 1 4, तो 10 में से 4 गए 6। क्योंकि ये रीजनिंग है, रीजनिंग किसी उस पर रूल पे फिक्स तो होती नहीं, इसको डायरेक्ट हमें एक लॉजिक से निकालना पड़ता है कि लॉजिक इसमें क्या काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे लॉजिक ये चल रहा है कि जो भी नंबर दिया गया है उन नंबर्स को आपस में सम करके माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई वाले साइन की जगह माइनस कर देना है। तो हमें ये एक पैटर्न दिखने लगा। अगले सवाल में देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया था 26 और 11 का मल्टीप्लिकेशन है 6। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 8, 1 और 1 का सम 2 और इसको प्लस मल्टीप्लाई की जगह माइनस करेंगे तो आ गया। मतलब एक पैटर्न हमें दिखने लगा। पैटर्न क्या है कि दोनों नंबर का सम करना है, उसके बाद आपस में माइनस कर देना है। तो इसका आंसर पूछा गया था कि 56 और 22 का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 6 और 5 11, मल्टीप्लाई की जगह माइनस साइन, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 11 में से 4 घटा देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही था। आंसर यहाँ पर है 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46 में क्या पूछा गया था। इसमें प्लस माइनस के एक पैटर्न का सवाल था। जैसे दिया गया था कि 8 8 2 1 जैसा सवाल देख सकते हैं, लिखा गया है इज इक्वल टू 14 है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब साइन रखना था और चेक करना था कि कौन से ऑप्शन पर इसकी वैल्यू 14 आ रही। तो ए ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। ए ऑप्शन में क्या है, माइनस प्लस माइनस, मतलब 8 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 1 कर लें तो क्या 14 आता है या नहीं आता है, चेक कर लेंगे। तो 8 माइनस 8 ये 0 हो गया और 2 ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 1 1 आ गया। तो आंसर 14 ए ऑप्शन में नहीं है। बी ऑप्शन में देख लें तो बी ऑप्शन में था माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब 8 माइनस 8 इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये बोडमास रूल यहाँ लगेगा। सबसे पहले डिवीज़न करेंगे तो ये 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो 8 माइनस 4 इंटू 1, 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 4। यहाँ भी ये ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन के लिए हो जाएगा 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ भी जब 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 1, मतलब 32 माइनस 1, तो आंसर आएगा 31। ये भी ऑप्शन नहीं सही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन उसको चेक कर लेते हैं। तो 8 प्लस 8 माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन 1। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जार कितना हो जाएगा 2, और 8 कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें कौन सा था, डी ऑप्शन। 45 नंबर का जो क्वेश्चन आया था एंट्रेंस एग्ज़ाम में बीएड के बिहार में, उसमें इस तरह से एक ये पैटर्न दिया गया था। उसमें पूछा गया था इस क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या आएगा। इस यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ भी पहले हम लोग एक लॉजिक निकालेंगे कि किस लॉजिक से यहाँ 42 आ रहा है, यहाँ 36 आ रहा है, वही लॉजिक यहाँ पर लगा देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी यहाँ 3 दिया गया था, तो 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 30, इन दोनों को सम कर दें तो कितना आ गया 42 आ गया। अच्छा, यही इसमें इस तरह के फिगर में ज़रूरी नहीं है कि जो पहले फिगर में लॉजिक लग जाए वही दूसरे में लग जाए, लेकिन अगर दोनों फिगर में वही लॉजिक लग रहा है तो इसका मतलब आंसर हमें आ रहा उसी लॉजिक से निकलेगा।
तो यहाँ भी देखते हैं वही लॉजिक हो रहा है या नहीं। तो इन दोनों आमने सामने जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों नंबर को। तो 9 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 18, इसमें कितना जोड़ दें, ये और ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, इन दोनों का सम कितना आ गया 36। मतलब लॉजिक हमारा ये सही है। तो हमारा ये आंसर कैसे निकलेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 35 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 16 आ जाएगा, और इन दोनों को सम कर दें तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 51। तो हमारा कौन सा आंसर सही था, बी ऑप्शन, यहाँ 51 दिया गया था, बी ऑप्शन सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन था वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड था। उसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था कि 15 मीटर की ऊंचाई का एक दीवार है। ये दीवार अगर हम दिखा दें ये 15 मीटर की ऊंचाई का है, और उस दीवार के एक सहारे पर एक सीढ़ी इस तरह से रखा गया है कि वो ठीक ऊपर तक पहुंच सके। मतलब 30 मीटर लंबाई की ये इस तरह से सीढ़ी है। ये 30 मीटर लेंथ की सीढ़ी हो गई, ये 15 मीटर ऊंचा हमारा दीवार हो गया। तो दीवार की ऊंचाई के बराबर, मतलब हमसे डायरेक्टली एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर यानी लंब दिया गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण दिया गया है। तो यहाँ पर साइन का फार्मूला लगा देंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण, यानी 15/30। इसकी वैल्यू आ गई 1/2, और साइन कितने की वैल्यू 1/2 होता है, तो वो होता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, यानी यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो देख सकते हैं बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन सही ही आया था, जो कि कुछ सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। 49 नंबर सवाल है जिसमें माध्यिका यानी मीन ज्ञात करने के लिए बताया गया। तो इसका प्रैक्टिस भी एग्ज़ाम से पहले मैंने बहुत करवाया था। बिना किसी फार्मूला के किस तरह से माध्यिका ज्ञात करते हैं उसका पूरा अलग से वीडियो अपलोड किया गया था। तो जब भी इस तरह से डेटा दिया गया हो, इसको जो 9th-10th में बेसिक तरीका है उससे नहीं करेंगे कि nth टर्म या n/2 इवन है या ऑड है, ये चीज़ नहीं देखेंगे। इतना फार्मूला लगाने का एंट्रेंस एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता। सिंपल करना क्या है, जो भी डेटा दिया गया है, पहले तो इस डेटा क्या था कि 26684 ये डेटा था। सबसे पहले इसमें बताए थे कि इस तरह का डेटा है, इसको गिन लेना है कितने डेटा हैं। तो 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 डेटा है। इसको गिनना इसलिए है कि जब इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, या घटते क्रम में भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग बढ़ते क्रम में करते हैं। दोनों क्रम में किसी क्रम में अरेंज करें, चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग, आंसर हम लोग का सेम रहेगा, लेकिन हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। तो जब यहाँ पर अरेंज करते हैं तो कोई ना कोई डेटा छूटने का डर होता है, इसीलिए इस डेटा को काउंट कर लिए कितने यहाँ पर हैं, 8 है। अब इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे 2 है, फिर ये आ गया 2 के बाद है फिर 4 के बाद 2 बार है 6, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 9। अब इस डेटा को काउंट करते हैं, क्या 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। इसका मतलब हम लोगों ने जब अरेंज किया इस डेटा को तो कोई डेटा हमारा छूट गया नहीं गया है। अब यहाँ अगर 10th के हिसाब से जाएंगे तो इसमें n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2 काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसका सिंपल सा वीडियो में मैंने बताया भी था, कुछ नहीं करना है, एक बार लेफ्ट टर्म से एक पद काटिए, एक बार राइट से लेफ्ट राइट, लास्ट में या तो 2 पद बचेगा या एक, क्योंकि यहाँ पर n की संख्या क्या है, सम, पदों की संख्या सम है, 8 है, तो लास्ट में 2 पद बचता। यहाँ पर संख्या विषम होती तो लास्ट में 1 पद बचता, वही माध्यिका हो जाती। लेकिन यहाँ 2 पद बच गया, बस दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, तो 12/2, यानी यहाँ माध्यिका हमारा कितना हो जाएगा 6। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से एक फिगर पर बेस्ड था। इसमें पूछा गया था कि अब लास्ट में फिगर कौन सा बनेगा। तो इसमें इस तरह से सॉल्व करना था। सबसे पहले तो इसमें फिगर में देखना था कि कितने साइड्स हैं। पहले वाले में 6 साइड हैं, यानी 6 भुजा है। मतलब पहला फिगर हमारा क्या है, हिंदी में अगर कहेंगे तो इसको षटभुज या इंग्लिश में हेक्सागन। अगले वाले में अब एक साइड हमारा कम हो जा रहा है, यानी पेंटागन या पंचभुज बन जा रहा है। फिर उसके अगले फिगर में एक साइड कम हो जा रहा है, अब 4 ही साइड रह गई, एक स्क्वायर बन गया। इसका मतलब अगले वाली साइड में एक ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पर साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 4 ही भुजा हैं।
मतलब यहाँ पर 3 भुजा होगी, तो ये तो है कि एक ट्रायंगल बनेगा इस तरह से। लेकिन यहाँ डबल पैटर्न चल रहा है। ये तो बाहरी पैटर्न की हम बात किए। बाहरी पैटर्न में देखा जाए तो हमारा ट्रायंगल पता चल गया बनेगा, लेकिन अंदर का पैटर्न देखा जाए, अंदर का पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, जब बाहर 6 भुजा हैं तो अंदर 5 भुजा हैं, एक भुजा यहाँ पर खुली रह जा रही है, यानी ये कंप्लीट जो है क्लोज्ड हेक्सागन नहीं बन रहा। इसी तरह जब बाहर यहाँ पर 5 भुजाएं हैं तो अंदर कितना है, 1 2 3 4 भुजा है। बाहर जब 4 भुजा है तो अंदर जो ओपन वाला पैटर्न है वो कितना है, 3 ही भुजा है। तो जब बाहर हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है तो अंदर अब भुजा कितना, जस्ट इससे एक संख्या कम हो रहा है। यहाँ पर बाहर 6 था तो अंदर की भुजा 5, यहाँ बाहर 5 थे तो अंदर की भुजा 4, यहाँ बाहर 4 भुजाएं हैं तो अंदर की भुजा 3, यहाँ बाहर भुजा 3 है तो अंदर कितनी भुजा हो जाएंगी, 2। और 2 मतलब ये एक अंदर ओपन पैटर्न चल रहा है, बाहर क्लोज्ड पैटर्न चल रहा है। तो इस तरह से एक फिगर यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ डी सही होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि ये तो पता था कि ट्रायंगल बनना है, लेकिन ऑप्शन बी में जो अंदर वाला फिगर है वो अंदर वाला भी फिगर एक पहली बात तो क्लोज्ड पैटर्न है इस तरह से, और सवाल में अंदर वाला जो फिगर बन रहा है वो ओपन पैटर्न है, और अंदर जो फिगर बन रहा है उसकी भुजा बाहर वाले फिगर से एक कम है। तो यहाँ बाहर की भुजा 3 है तो अंदर की भुजा 2 ही होगी और वो ओपन पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 49 जो सवाल आया था उसमें ये पूछा गया था कि 100 से 400 के बीच 6 से विभाज्य होने वाली जो भी संख्याएं हैं उनका योग क्या है। सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से 400 के बीच में हैं जो 6 से विभाज्य हैं, यानी मतलब जिनको 6 से भाग दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, 100 6 से भाग तो नहीं दे सकते हैं। सबसे पहली संख्या 100 के बाद जो मिलेगी 6 से विभाज्य वाली वो मिलेगी 102, और सबसे इसी तरह अगली संख्या फिर 108 मिल जाएगी। सब में 6 सम करते चले जाएंगे, अब हमें संख्या मिलती चली जाएगी, सारी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएंगी। लास्ट में जो हमको नंबर है 400 दिया गया है, लेकिन 400 6 से विभाज्य नहीं है। तो लास्ट नंबर कौन सा है, वो 396 है। ये 396 कैसे पता किए, 400 को 6 से भाग दे देंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 4। इसका मतलब कि 4 अगर घटा दें 400 में से तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो 400 में से 4 घटा देंगे तो 396, यानी पहला नंबर 100 के बाद कौन सा है, 102 जो 6 से विभाज्य है, और लास्ट नंबर 400 के पहले कौन सा है, 396। अब हमें ये बस पता चल जाए कि 102 से 396 के बीच में कितने नंबर्स हैं तो हम सभी नंबर्स का सम बता सकते हैं। तो ये बेसिकली एक टॉपिक है मैथ में, समांतर श्रेणी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं, उसका टॉपिक है। तो यहाँ हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने पद हैं वो पता करना है। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ये a जो है ये पहले पद है, पहला टर्म। डी जो होता है दो टर्म के बीच यानी दो पदों के बीच का अंतर होता है, वो यहाँ पर 6 है। एन हमें पता करना है। टी एन जो है लास्ट पद होता है, तो वो यहाँ पर दिया गया है 396 इज इक्वल टू ए की वैल्यू रख देंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 396 माइनस 102 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, यानी यहाँ से n माइनस 1 इंटू 6 की वैल्यू आ गई। इसको माइनस कर लेंगे तो 6 में से 2 घट गया 4, 9 में से 0 गए 9, 3 में से 1 गए 2। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 294 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको भाग देंगे जब तो 49 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो टोटल 50 टर्म ऐसे हैं जो 100 से 400 के बीच में 6 से विभाज्य हैं। तो सवाल एक ये भी हो सकता था यहीं तक कि टोटल कितने पद ऐसे हैं जो 6 से विभाज्य हैं 100 और 400 के बीच। यहाँ लेकिन एक स्टेप ज़्यादा पूछा गया है कि 100 से 400 के बीच 6 से जो भी टर्म विभाज्य हैं उनका योग पूछा गया है। n हमें पता चल गया, n का मतलब कितने पद ऐसे हैं हमें पता चल गया। अब कुछ करना नहीं है, सिंपल एक फार्मूला है सम का। इस तरह से समांतर श्रेणी में n/2 a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, a मतलब पहला टर्म। n की वैल्यू हमें मिल गई 50, 50/2, a की वैल्यू है 102, लास्ट टर्म है 396। इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 2 8 9 3 1 4, 498 में 25 को मल्टीप्लाई कर, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12,450।
इसमें हमारा ऑप्शन बी में ये ऑप्शन दिया गया है। हम देखते हैं सवाल नंबर 35 एक डायरेक्शन बेस्ड सवाल आया था। कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो बता देते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन बेस्ड सवाल जो भी है उसमें बताए हुए हैं कि इस तरह से एक डायरेक्शन का फिगर याद होना चाहिए। इस साइड होता है नॉर्थ यानी उत्तर, जिसे हिंदी में कहेंगे। इधर होता है साउथ यानी दक्षिण। ये साइड होता है ईस्ट यानी पूर्व। ये साइड होता है वेस्ट यानी पश्चिम। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में इसको हम बता रहे हैं किस तरह से करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक। सवाल ये था कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए, पूरब किस साइड होगा, इस साइड। सपोज एक कोई व्यक्ति है, अगर इधर चल रहा है तो उसका सर किस साइड होगा, पूरब की ओर, तो उसके सर को इस तरह से एरो से दिखा दिए। ठीक है। कोई व्यक्ति है इस साइड से चल रहा है, ठीक, वो 270 डिग्री मुड़ जाता है घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, हम लोग की घड़ी ऐसे चलती है, ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। घड़ी का दिशा ये है, इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से चलता रहता है घड़ी। तो वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है 270 डिग्री। तो एक इसको बोलते हैं एक चतुर्थांश, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक वो इंसान घूमा यानी 90 डिग्री घूम गया, फिर वो यहाँ से यहाँ तक घूमा मतलब 180 डिग्री घूमा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, अब 270 डिग्री घूम गया। घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से घूमा, तो अब वो किस डायरेक्शन में आ गया, अब वो उसका डायरेक्शन ये आ गया इस डायरेक्शन में। ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, पहला चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में भी 90, तो 90 90 180, अब तीसरा चतुर्थांश भी 90 यानी 270। जब 270 घूम गया तो अब किस डायरेक्शन में आ गया, तो डायरेक्शन हो गया हमारा उत्तर दिशा। मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। सवाल नंबर जो 36 था उसमें श्रृंखला पूछा गया था, जैसे एक नंबर सीरीज़ दिया गया था। इसका भी प्रैक्टिस काफ़ी करवाए थे, अगर आप लोगों ने किया होगा तो ये बहुत आसान नंबर सीरीज़ था, 0 9 12। इसमें पूछा गया था अगला नंबर कौन सा होगा। तो इसमें दो तरह का पैटर्न बन रहा है, देखें, एक एक पद छोड़ करके बन रहा है। जैसे 7 के बाद अगला पद 8 आया, 8 के बाद ये एक नंबर छोड़ के 9 आया, 9 के बाद अगला एक नंबर छोड़ के आना क्या चाहिए था, 10। क्योंकि यहाँ पर अच्छा देखें क्या वही पैटर्न है, तो 10 के बाद एक पद छोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है, 11 के बाद एक पद छोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो इसका मतलब हमसे सिर्फ एक डिजिट पूछा गया था कि इसके बाद कौन सा पद आएगा, तो 10। अगर इसी सवाल में दो पद पूछा गया होता तो 12 के बाद एक पद इसका छोड़ करके कौन सा नंबर आता, 13। तो अगर अगला दो डिजिट पूछा गया होता तो 10 और 13 आंसर होता है। लेकिन हमसे सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट पूछा गया है कि इसकी जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो वो आंसर हो जाएगा 10। मतलब ऑप्शन बी जो कि 10 दिया गया था। कुछ लोगों को इस वाले सवाल में भी कन्फ्यूजन हो रहा था जो 40 नंबर पे था। इस सवाल में कहा गया है, पहले तो ये डायरेक्शन बेस्ड सवाल है, तो डायरेक्शन का भी जैसे हमने बताया इस तरह से डायरेक्शन का जब भी है इस तरह से एक फिगर बना लेना है। ये नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट यानी पश्चिम। अब इसमें कहा गया है कि अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर क्या है, ये वाला डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक सपोज 3 किलोमीटर ये चला, एरो का मतलब इस साइड वो जा रहा है। फिर वहाँ से वो अपने बाएं मुड़ता है। अगर कोई इस साइड फेस करके खड़ा है तो उसका बाएं किस साइड आएगा, इस साइड आएगा बाएं। ये चीज़ इमेजिन करके देखना है कि अगर हमारा फेस इधर की ओर है तो हमारा बायां साइड इधर आएगा। तो वो बायां यहाँ से बाएं साइड मुड़ता है और 2 किलोमीटर यहाँ पर भी चलता है, ये 2 किलोमीटर। अब वो इस साइड मुँह करके खड़ा हुआ है, अब उसका दायां साइड इधर हो जाएगा, बायां साइड इधर हो जाएगा। फिर वो यहाँ से बायां मुड़ता है, 3 किलोमीटर फिर आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 किलोमीटर थी, तो वापसी में यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये 3 किलोमीटर। इस तरह से फिगर एक चीज़ ध्यान से देख करके इस तरह से सवाल में बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 3 गया तो यहाँ से यहाँ तक की ही डिस्टेंस हम 3 से शो करेंगे। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक खींच दें वो 3 किलोमीटर हो जाएगा, तो फिर वो हमारा फिगर गलत बन जाएगा। यहाँ से हमने यहाँ तक 3 शो किया तो ये डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर रहेगा। अब उसका मुंह इस साइड आ गया, इस साइड मुंह आने का मतलब क्या है कि अब बायां उसका इस साइड रहेगा, दायां इस साइड आ जाएगा। ये चीज़ आप यही चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर गलत होता है। ठीक, जब वो 3 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से लिखा गया कि इस बिंदु पर वह फिर से अपने बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है।
अब यह बता दिए हैं कि इस साइड जब भी फेस अब उसका आ गया तो इसका मतलब अब इसका बायां इस साइड है, दायां इस साइड है। इसको खुद आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर चला तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था, हमने जो फिगर बनाया उसमें 2 किलोमीटर दिखाए हैं। तो ये तो दूरी 2 किलोमीटर, उससे 1 किलोमीटर और बढ़ गया यहाँ तक। मतलब ये दूरी तो 2 किलोमीटर था ही, ये 1 किलोमीटर और दूरी बढ़ गया। टोटल कितना चला, 3 किलोमीटर। तो इसमें पूछा गया वह आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। आरंभिक बिंदु यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया तो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो 1 किलोमीटर दूर है। इसमें एक स्टेप और पूछा जा सकता था कि किस डायरेक्शन में दूर है, तो वो यहाँ से इस डायरेक्शन, यानी यहाँ से इस डायरेक्शन क्या हुआ, पूरब डायरेक्शन में, यानी ईस्ट डायरेक्शन में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सवाल में डायरेक्शन नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ दूरी पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 किलोमीटर।